हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका 9th क्लास में स्वागत है। आज 9th क्लास का बायोलॉजी टॉपिक है सेल। सेल के बारे में आपको बताएंगे कि सेल है क्या, हमारे लिए सेल कितना जरूरी है और सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया, कहाँ देखा, सेल क्या है और यह किसने डिस्कवर किया, इनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से एक के बाद एक मिल सके। और नीचे आइकन जो है लाइक का बटन है, उन्हें भी जरूर दबा दीजिएगा। तो देखते हैं सेल है सेल है क्या। सेल जो है, जिस तरह एक मकान को बनाने के लिए बहुत सारे ईंट की जरूरत पड़ती है। जब हम मकान बनाने के लिए दीवार खड़ी करते हैं तो दीवार में बहुत सारे ईंट होते हैं। वह ईंट ही एक सेल का एग्जाम्पल है। उसी तरह हमारा शरीर जब बना है तो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है, बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है। सबसे पहले सेल्स को देखा रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले सेल्स को रॉबर्ट हुक ने देखा। कहां देखा? कॉर्क समझते होंगे आप, लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरते हुए उन्होंने देखा। उसमें बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक दिखाई दिए। बिल्डिंग ब्लॉक, जिस तरह दीवार को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। और वह ब्लॉक जो है क्या है? वह ब्लॉक जो है वह एक प्रकार का जो है सेल का नाम दिया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने देखा था कॉर्क पर। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पर देखा कि जो है इस तरह से जो है स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं, जो ब्लॉक सेल को दर्शाता है। तो यह सेल क्या है? द स्ट्रक्चर एंड structural and functional unit of living organisms। हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। सभी सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। each cell has specific function। सभी सेल का एक अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग फंक्शन है, इसलिए इसको डिवीजन लेबर कहा गया है। इट इज नोन एज डिवीजन लेबर। इसको डिवीजन लेबर का भी नाम दिया गया है। सभी अपना अपना काम करते हैं, सभी सेल अपना अपना काम करते हैं, इसलिए इसको डिवीजन लेबर के नाम से कहा गया है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में इसको डिस्कवर किया है। सबसे पहले किस पर? कॉर्क सेल पर डिस्कवर किया है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया है और उसने देखा कि सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, इस तरह से सेल का उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया, उनको 3 भागों में बांटा। सेल को 3 भागों में बांटा। एक तो सेल है ही, सेल वॉल
और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल जो होता है वो हार्ड कवरिंग लेयर होता है, सेल के बाहर एक हार्ड कवरिंग लेयर होता है, ये जो है हार्ड कवरिंग लेयर है सेल, और इसी के अंदर जो है एक लेयर है, ये लेयर हर एक सेल के अंदर एक लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, cells, the structure and functional units of living organism। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क हनीकॉम्ब पर जो है देखा कि सेल्स जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स में होते हैं, जिससे कि एक बिल्डिंग ब्लॉक का नाम दिया। इस सेल है स्पेसिफिक फंक्शन, सभी सेल का अपना अलग अलग फंक्शन है, इसलिए इसको डिवीजन लेबर का भी नाम दिया। सबसे पहले इसका डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया, इसी कॉर्क हनीकॉम्ब पे। हनी, जिससे हनी निकालते हैं, उसका छत्ता देखोगे तो उस पे साफ साफ इसी तरह से दिखाई देता है, हनी, जिससे हनी निकालते हैं, उस छत्ते को देखेंगे, उसको हनीकॉम्ब का नाम देते हैं। तो उसमें आपको इसी तरह का जो है देखेंगे। और यह सेल किससे देखा गया? माइक्रोस्कोप से देखा गया, और उस माइक्रोस्कोप का नाम था टनल एसटीएम माइक्रोस्कोप का क्या नाम है? एसटीएम माइक्रोस्कोप, ये नाम है इसका, एसटीएम यानी स्टेनल टनल माइक्रोस्कोप। कौन सा नाम था? स्टेनल टनल माइक्रोस्कोप। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और आप लिख लीजिए, स्टेनल टनल माइक्रोस्कोप से देखा गया यह सेल, स्टेनल टनल माइक्रोस्कोप, क्योंकि यह बहुत छोटा होता है, तो यह माइक्रोस्कोप है जिससे यह देखा गया। एक स्पेशल माइक्रोस्कोप से सेल की साइज को देखा गया। इनकी साइज 0.01 माइक्रोन से लेकर के बहुत बड़ा तक होता है। सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो बैक्टीरिया है। स्मॉलेस्ट सेल जिसका नाम है पीपीएलओ, एक प्रकार का बैक्टीरिया है ये, ठीक है, बैक्टीरिया। और लार्जेस्ट सेल जो होता है, लार्जेस्ट सेल देखा गया ऑस्ट्रिच एग, यह सबसे बड़ा सेल देखा गया, ऑस्ट्रिच एग। यह सबसे बड़ा सेल है जो ऑस्ट्रिच एग है, और यह सबसे छोटा बैक्टीरिया का देखा गया, सबसे छोटा सेल देखा गया बैक्टीरिया का। सेल्स में देखा गया कि सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल, तो सेल के अंदर ये सेल वॉल है, ये सेल है, तो ये सेल वॉल है, ये हार्ड कवरिंग लेयर होता है। सेल वॉल क्या होता है? हार्ड कवरिंग लेयर, हार्ड कवरिंग लेयर होता है, ये हार्ड कवरिंग लेयर, ठीक है। सेल के बाहर एक कवर होता है, हार्ड कवरिंग लेयर, सेल वॉल होता है। यह केवल प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल कहां पाया जाता है? केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया नहीं जाता। सेल वॉल कहां पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, और एनिमल सेल में नहीं। प्लांट सेल और बैक्टीरिया में जो है सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल के अंदर एक लेयर होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहता है। यह क्या करता है? एंट्री और एग्जिट का काम करता है। सेल के बाहर जो मटेरियल है, फॉरेजिन मटेरियल जो है, वह सेल के अंदर इंटर करेगा या नहीं करेगा, उनके लिए सही है या नहीं है, यह डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन के लिए अगर वह
बाहरी मटेरियल अगर जरूरत है तो वो एंट्री देगा, अदरवाइज एंट्री नहीं देगा। और अंदर जो मटेरियल है, जो वेस्ट हो गया, जो बेकार हो गया, जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, उसको आउट भी करता है। तो आउट और इन करने का काम सेल मेम्ब्रेन करता है, यानी आउटर बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। यह साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर होता है। तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो उनका जो बाउंड्री होता है वही होता है सेल मेम्ब्रेन, और उसका काम हो गया एग्जिस्ट एंड एंट्री, यानी एन आउटर बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल व्हिच कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ आयंस या मोलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल से बाहर और या सेल के अंदर आने की अनुमति कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन देता है। सेल मेम्ब्रेन का काम है कि मटेरियल को, जो बाहरी मटेरियल है जो सेल के लिए जरूरी है, उसको अंदर आने का अनुमति सेल मेम्ब्रेन देता है, और अंदर का जो मटेरियल है उसको बाहर जाने का भी अनुमति सेल ही देता है, क्योंकि सेल के अंदर जब कोई मटेरियल बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो उसे बाहर भी करना होता है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कंटेंट्स ऑफ लिविंग सेल कंटेन विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यानी कंटेंट्स ऑफ लिविंग सेल कंटेन विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटोप्लाज्म को बनाता है, ये प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। तो अब एक एक करके हम सेल्स के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। प्रोटोप्लाज्म आगे चलकर डिवाइड हो जाएगा। सेल वॉल लास्ट है, सेल वॉल केवल प्लांट में पाया जाता है। ये आउटर कवरिंग लेयर है जो बाहर के कुछ दुश्मनी या फॉरिजिन मटेरियल जो सेल के लिए उचित नहीं है उनको जाने से रोक देता है। सेल वॉल सेल को बचाने का काम करता है, और सेल मेम्ब्रेन एंट्री एग्जिस्ट का काम करता है। आगे प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ये इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय वर्च्यू ने सेल थ्योरी दिया है। इस सेल थ्योरी के हिसाब से, सेल थ्योरी के अनुसार ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स से बना है। आपको पता ही है कि सेल्स जो है ग्रुप ऑफ सेल अगर बात करें, ग्रुप ऑफ सेल, तो इससे क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है, टिश्यू। ठीक है, और जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है तो ग्रुप ऑफ टिश्यू से बन जाता है आपका, टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है। और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब होता है तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब यह ग्रुप में आता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या सब आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ आएगा, फिर क्या आएगा? इसोफेगस आएगा, फिर क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, स्टमक आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। तो ये सभी क्या है? ऑर्गन्स हैं, और ये सब ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। उसी तरह ऑर्गन्स की बात करें, जैसे रेस्पिरेटरी है तो नोज आएगा, फिर नोजल पैसेज आएगा, फिर लंग्स आएगा, लंग्स में एल्वियोली है। तो ये सारा ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम तैयार करता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बन गया, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और एक ऑर्गन सिस्टम जो हमारे बॉडी में देखते हैं, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ये सारा चीज मिलकर के क्या बन जाता है? हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज जो है हमारा, ये पहला, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ये इस तरह से कोई भी ऑर्गन बनता है नेचर में। दूसरी बात कि मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स। जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है सभी सेल्स के अंदर होता है। इसलिए आपने क्या पढ़ा कि जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट, हर एक सेल अपना अपना काम करता है, स्पेसिफिक काम करता है, इसलिए उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं।
ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स जो है सभी प्रीवियस सेल से ही बनता है, नया नहीं बनता है। जितना भी सेल्स का निर्माण होगा, ना तो कोई नया बन सकता है, ना तो कुछ अलग से ओरिजिनेट हो सकता है। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। अचानक से कोई नया सेल नहीं बनने वाला है, और ना नया बनने वाला है, ना कोई ओरिजिनेट होता है। और लेकिन ये आता कहां से है? जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, बट कम्स इनटू बीइंग ओनली बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारे सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसी सेल से जो है डेवलप होकर के आगे बनता रहता है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सभी की लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है, एक वायरस को छोड़कर। तो ये बात याद रखना है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल एक्सेप्शनल में वायरस। ये सेल थ्योरी के हिसाब से, सेल थ्योरी के हिसाब से जो है वायरस जो है एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, वायरस जो है एक्सेप्शनल केस है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, वायरस आर एक्सेप्शनल, वायरस को छोड़कर। तो ये आपका सेल थ्योरी था। सेल थ्योरी के बाद जो है अब आगे हम इन प्रोटोप्लाज्म के टाइप्स देखेंगे, उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बता रहे थे आपको। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर ऑफ द सेल। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। नॉर्मली हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम में पाया जाता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम में पाया जाता है। और क्रोमोसोम भी प्रोटीन्स का बना होता है। तो कहने का मतलब हो गया क्रोमोसोम और प्रोटीन्स का बना होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। कंटेन्स न्यूक्लियोलस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। इट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था 1883 में। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1883। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोटीन मटेरियल होता है और न्यूक्लियस होता है। मान लीजिए ये सेल है, ये देख लीजिए आप, सेल है, ये सेल होता है, इस तरह से सेल होता है। इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। ये होता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस होता है। और ये जो है ये अंदर जो है एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस है। ये अंदर में जो आप देख रहे हैं ये आपका न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, इसी के बाहर ऑर्गेनेल्स सब लगे रहते हैं। इसी के बाहर ऑर्गेनेल्स लगे रहते हैं सारे सेल्स के अंदर। ये सेंटर में होता है, सेल्स के सेंटर में होता है ये न्यूक्लियस। और इसके न्यूक्लियस के यहाँ अंदर जो एक लेयर है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनके अंदर सभी क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सभी जो है इसके अंदर है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर ऑफ द सेल। उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल। न्यूक्लियर लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इट इज ट्रांसपेरेंट। यह ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी सॉलिड होता है। और इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर वाटर जो है मेन कंपोनेंट के रूप में होता है। उसके अंदर फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट वाटर होता है, जिसके अंदर ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स
वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैरते रहते हैं। इसका काम क्या है? यह एक्सचेंज करता है मटेरियल्स का बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। सभी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मटेरियल का एक्सचेंज होते रहता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, प्रोटीन्स का एक्सचेंज करने का काम साइटोप्लाज्म का है। और दूसरा, यहां पर केमिकल रिएक्शन भी होता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो इस तरह से जो है आपने साइटोप्लाज्म के बारे में जान लिया, न्यूक्लियस के बारे में जान लिया। अब हम साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करेंगे। यह भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं हमने, एक तो सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है साइटोप्लाज्म का। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सभी चीजें मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर के अंदर ये सभी चीजें मौजूद होती है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में पहला आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है, आप याद रखिएगा, प्लांट सेल के अंदर ही प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड तीन तरह का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रीन कलर होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो आपने फ्लावर कलरफुल देखते हैं, डिफरेंट तरह के कलर देखते हैं फ्लावर्स में, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और ल्यूकोप्लास्ट ये रूट में मौजूद होता है। इट इज प्रेजेंट इन रूट, ये रूट में होता है, प्रेजेंट इन रूट। ल्यूकोप्लास्ट कहां होता है? रूट्स में होता है। क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, यानी प्लांट में जो कलरफुल पार्ट है वहां पर क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए यह फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है पौधों में भोजन बनाने के लिए। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स में आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल से आगे की वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अभी आप जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी सेल्स में जो एनर्जी बनाने का काम होता है, स्टोर का काम होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। उसके बाद है कुछ माइक्रोबॉडीज है हमारी बॉडीज के अंदर। माइक्रोबॉडीज वो है सेफेरोसोम, ग्लायोक्सीसोम और पेरोक्सीसोम। ये तीन तरह के माइक्रोबॉडीज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ग्लायोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम और स्फेरोसोम्स। तो इस तरह से जो है ये माइक्रोबॉडीज होता है जो सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट है। उसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारे बॉडी में यानी एनिमल्स के बॉडी में छोटे होते हैं। प्लांट्स में वैक्यूल्स बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट्स में वैक्यूल्स लार्ज होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होता है। तो ये भी याद रखिएगा, वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज और एनिमल सेल में छोटा होता है और कम होता है। लाइजोजोम पाया जाता है एनिमल सेल में। इसको हम जो है सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। उसके दौरान ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, सेल्स आर डैमेज्ड। हमारे बॉडी के अंदर सेल्स क्या हो जाते हैं? डैमेज होता है। तो जब डैमेज होता है तो उस सेल कहां जाता है? तो वह सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइजोजोम करता है, क्योंकि लाइजोजोम के पास एक ऐसी केमिकल्स होते हैं जो उस सेल पर एक्सक्रीट कर देता है और वो सेल डैमेज हो जाता है और क्लीन हो जाता है वहां से। तो लाइजोजोम खुद अपना, जैसे लाइजोजोम तो काम करता ही है, तो उनके भी सेल ब्रेक होते हैं। तो जब लाइजोजोम का अपना सेल ब्रेक होता है तो अपना सेल भी तो साफ करेंगे। तो वह अपना सेल भी साफ करने के लिए वही केमिकल्स एक्सक्रीट करता है, जिसके वजह से जो है वो अपना सेल को भी
खा जाता है, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। क्योंकि सेल के बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल डैमेज होते हैं, उसको तो वो क्लीन करते ही करते हैं, साथ साथ अपना भी सेल क्लीन करते हैं, इसलिए इसको सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसकी डिटेल्स आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, किसका क्या काम है, इसके नहीं रहने से क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में किस चीज की दिक्कतें आएगी, तो यह सब हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, SER और RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं होता, और RER में राइबोसोम होता है। तो जिसमें राइबोसोम होगा वह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। और जिसपे राइबोसोम नहीं होता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यह लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, यह लिपिड सिंथेसिस करता है। और RER में राइबोसोम होता है, यानी RER विद राइबोसोम, यानी राइबोसोम प्रेजेंट, तो वो हो गया RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम है, यह लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। इसकी डिटेल्स और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।